यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लू ओशियन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष कुमार बोल रहा हूं। आज का प्रमुख विषय राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी मूल भावनाओं को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और जो कि कंपटीशन में यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी के मेंस में मूल भावनाओं के साथ यदि आप फैक्ट को लिखते हैं तो अधिक से अधिक अंक आपको मिलेगा। तो मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि इसमें करंट का अभाव है। करंट को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे उस साल करंट्स को भी आप जोड़ कर लिखेंगे तो आंसर में और भी अधिक अंक मिलेंगे। तो मुख्य रूप से राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, जैसा कि हर जगह किताब में भी लिखा हुआ है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य है कि राज्य को निर्देश देना, जैसा शब्द में है, राज्य को के नीति निर्माण में निर्देश करना या गाइडलाइन करना कि भविष्य में इस प्रकार का कानून बनाएगा। तो राज्य कानून बनाते हैं, बनाते समय इनमें दिए गए निर्देश का पालन करेंगे, जिससे कि राज्य मनमानी कानून या निरंकुशता की ओर न जा सके, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में निरंकुशता की संभावना न हो, इसलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार को नियंत्रित और अवरोध मनमानी कानून बनाने से रोकने का प्रयास करता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह बहुत ही अच्छा है। और भारत आज इतना स्थिर रहा लोकतांत्रिक देश में पड़ोसी देशों के तुलना में, तो उसका बहुत बड़ा कारण राज्य का नीति निर्देशक तत्व रहा है। संविधान निर्माताओं ने अधिकार को दो वर्गों में विभाजित किया। हम लोग सोचते हैं कि अधिकार क्या है, केवल मूल अधिकार है, यह किस श्रेणी में आएगा, लेकिन नहीं, यह अधिकार जो है वह दो श्रेणी में है। मूल अधिकार को जो वर्तमान में प्रदान किया गया है, जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व भविष्य लक्ष्य है। भविष्य लक्ष्य मतलब भविष्य में राज्य को दिया गया है कि कानून बनाएगा, राज्य इसके दिए गए निर्देशों के अनुसार कानून बनाएगा। अतः मूल अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में दोनों ही समानता यह है कि वह अधिकार है और सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। मूल अधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य किसी नागरिक से छीन नहीं सकता। इसमें जब आप तानाशाही शासन या सैन्य शासन में देखेंगे या राजतंत्र में देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि सरकार मूल अधिकार को छीन सकता है और ऐसी संभावनाएं होती है जिससे कि वहाँ के नागरिकों के अधिकार को कुचला जाता है और फिर उन्हें न्याय, उन्हें स्वतंत्रता, समानता जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जिससे उनका विकास नहीं होता। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंत्र है कि प्रत्येक नागरिकों का वहाँ विकास होना चाहिए। तो विकास केवल नाम लोकतंत्र दे दिए और वहाँ अधिकार नहीं दिए, और अधिकार दिए तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दिए, तो ऐसे में वह लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, इतने बहुलता, इतना विविधता, विभिन्न संस्कृति वाला देश, प्रत्येक नागरिकों को उनके आत्म विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और राज्य को नागरिकों पर ही केंद्रित करने के लिए फोकस डाला गया है। जैसे जनता के लिए, मतलब शासन जनता के लिए का होगा, इसलिए इन सभी चीज़ों का व्याख्या किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग आते हैं कि मूल अधिकार वह अधिकार है जिसे राज्य किसी नागरिक से छीन नहीं सकता, अर्थात यह कुछ एक विशेष परिस्थिति में छीना जा सकता है, जैसे आपातकाल हो या कहीं मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ पर छीना जा सकता है, ऐसे नहीं छीना जा सकता है साधारण परिस्थिति में। दूसरा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य को इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार नागरिकों के लिए कानून बनाने का मार्गदर्शन करता है। तो यह कानून बनाने का एक दर्शन भी है, एक विचार कह सकते हैं, दर्शन कह सकते हैं कि यह किस आधार पर कानून बनाएगा। अगर मार्गदर्शन नहीं दिया या ट्रैक नहीं दिया जाएगा तो वह भटक भी सकता है। लेकिन ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व राज्य को केंद्रित किया गया है कि आप अगर कानून बनाएंगे तो केवल इसी निर्देशक तत्व को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, जिससे एक उत्तरदायी सीमित सरकार और जनता पर केंद्रित सरकार का प्रावधान होगा।
दूसरा बात तथ्य, यह नकारात्मक है, इसमें राज्य को प्रतिबंधित करता है। नकारात्मक का मतलब राज्य को प्रतिबंध करता है कि राज्य इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आए दिन सरकार कि हो सकता है हिंदू की आए या मुसलमान की आए, या ऐसा तो है नहीं, लेकिन किसी भी प्रवृत्ति की सरकार यदि आती है तो वह इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में मूल अधिकार प्रदान किया जाएगा। जबकि यह सकारात्मक है, अर्थात यह पॉजिटिविटी है, मतलब सरकार को इसमें करना पड़ेगा। यह निर्देश है कि बनाना, इसके अनुसार कानून बनाना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा, लेकिन इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तीसरे पॉइंट में आते हैं, यह व्यक्तिगत कल्याण पर आधारित है। यह पर्टिकुलर व्यक्ति के स्वतंत्रता, विकास, उसके लिए यह उसके ऊपर विशेष महत्व देता है। जबकि यह लोक कल्याणकारी, यहाँ लोक शब्द का मैंने प्रयोग किया, व्यक्तिगत कल्याण नहीं, लोक कल्याण मतलब सामूहिक और समाज के कल्याण के लिए, प्रत्येक लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यह मुख्य आधार प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मतलब न्यायालय द्वारा यह इसे लागू किया गया है, किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा इन्फोर्स्ड है, जो उसको बाध्यकारी है। प्रत्येक लोगों को यह अधिकार लेना ही पड़ेगा। कोई यह नहीं कर सकता है कि हम ये अधिकार नहीं लेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। मनमानी नहीं है यह। अगर मनमानी करेगा तो न्यायालय उसको जोर जबरदस्ती लागू करेगी। तो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जोर जबरदस्ती न्यायालय इसमें बाध्यकारी रूप से कानून बनाने के लिए बाध्य राज्य को नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट, इसमें यह कह सकते हैं कि यही पर दूसरे शब्दों में कि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत इसकी रक्षार्थ के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब मूल अधिकार केवल अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके माध्यम से मूल अधिकार की रक्षा करेगा। दूसरी बात आते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसको हमने पढ़ा, सकारात्मक भी है। सकारात्मक मतलब कि यहाँ काम करेगा, हस्तक्षेप करेगा, इसके अनुसार कानून बनाएगा। वहीं तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जबकि यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, ये भी हमने बताया। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी हमने बताया। राज्य, यह तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वही बात इसमें भी व्याख्या की गई है। तीसरे बात, यह समाजवादी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, गांधीवादी, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ समाजवादी शब्द का आया, लोकतंत्र भी आ गया, गांधीवादी, पर्यावरणवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी, नारीवादी जैसे विचारधाराओं का संगम है। हाँ, और ये सभी विचारधाराओं का संगम है ताकि एक व्यवहारिक संविधान बनाया जा सके और भारत को व्यवहारिक रूप में यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उसे उतारा जा सके। तो यह समावेशी विकास की धारणा को सुदृढ़ करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। समावेशी विकास मतलब सबका विकास के लिए यह प्रतिबद्ध है। अब इस प्रकार से क्या है, मूल बिंदु है, इसके कुछ मूल बिंदु हैं जिसकी मैंने यहाँ पर व्याख्या किया है, जो कि हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसका मूल बिंदु क्या है, इसके मूल बिंदु से हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि इसके मूल भावना को आप समझ सकें। क्या है, यह संवैधानिक निर्देश विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। यह संविधान का निर्देश है जिसको किसको दे रहा है, विधायिका, कार्यपालिका को और प्रशासनिक अधिकारियों को। यह सिफारिश करता है कि आप इसी में दायरे में रहकर काम करेंगे, अन्यथा आप जो है लोकतांत्रिक मूल्य का हनन माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यह राज्य का कर्तव्य एवं दर्शन भी है। यह राज्य का कर्तव्य भी है और दर्शन भी है। तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान निर्माताओं की आकांक्षा है, जैसा कि प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। सही बात है, आकांक्षा मतलब भविष्य लक्ष्य जब अधिकार है तो यह यहाँ लिख सकते हैं कि यह भविष्य लक्ष्य अधिकार है, तो यह तो आकांक्षा भी है, आने वाला सपना भी है कि ऐसा ही हमारा भारत होगा। हाँ, तो इसमें आकांक्षा संविधान निर्माताओं की
सपना से यह जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। यह प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। यह हमारे भारत को जोड़ कर रखता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ यह हमारा संविधान, यहाँ का शासन चलता है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व की मूल भावना में यही तथ्य निहित हैं। इसके अलावा यह सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता पर विशेष बल देता है। देखिए, सामाजिक आर्थिक समानता जो है यह बहुत महत्व है कि इसके बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। जब तक अंतिम कड़ी के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ के सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाएगा, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तब तक वहाँ पर न शांति आएगा और न समृद्ध आएगा। एक सफल राष्ट्र तभी शांति और समृद्ध हो सकता है जब वहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रत्येक लोगों के लिए सुनिश्चित किए जा सके। वहीं पर तीसरा नेक्स्ट है छठा, विपक्ष द्वारा सरकार को नियंत्रण करने का साधन है। विपक्ष ये नहीं किया, आए दिन संसद में आप देखते हैं, वो नहीं किया, ये गलत है, वो गलत है। बेचारे उनको कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? वो इसी दस्तावेज को देख करके सरकार से संघर्ष करते हैं कि आपने ऐसा काम नहीं किया, आपको ऐसा काम करना चाहिए। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन देना चाहिए, टीका मुफ्त देना चाहिए, स्वास्थ्य पर विशेष बल देना चाहिए, शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। इस सभी चीज़ों को विपक्ष द्वारा जो मामले उठाए जाते हैं उसका आधार भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। सातवां पॉइंट है, सबका साथ सबका विकास इसका मूल भावना है। आज हमारी मोदी सरकार जो भी ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मतलब सबका सामुदायिक रूप से सहयोग होना चाहिए और सहयोग के माध्यम से ही विकास होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास, अर्थात यही राज्य का नीति निर्देशक तत्व को दूसरे भाषा में वह कह रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास इसका मूल भावना है। तीसरा, सतत एवं समावेशी विकास, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सतत एवं समावेशी विकास, बहुत सारे प्रश्न में इसका अभाव मिलेगा। सतत एवं समावेशी विकास, इसलिए हमने यहाँ टिक लगा दिया है कि इस पर विशेष बल देंगे, इस पॉइंट को आप छोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। सतत एवं समावेशी विकास आज जो SDG 17 SDG की अवधारणा विकसित की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसी पर केंद्रित है। तो भारत में भी ऑलरेडी पहले से ही सतत और समावेशी विकास पर बल दिया गया है और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसको फॉलो करता है। 9th पॉइंट है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये सभी तो जान ही रहे हैं, आज हमारे समाज में व्याप्त है। गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य है और नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास करना। जितने भी असंगठित लोग हैं, असहाय लोग हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, जितनी भी योजनाएं आप देख रहे हैं लोक कल्याणकारी सहयोगात्मक रूप से जो सरकार सहयोग कर रही है, उसका आधार भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही है। 10वां पॉइंट है, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायिक सक्रियता एवं आधारभूत ढांचे का भाग भी है। न्यायिक सक्रियता का मतलब हुआ कि न्यायिक पुनर्वालोकन कि कोई भी विधि को यह जांच करती है न्यायालय कि इसके अनुरूप, इस भावना के अनुरूप है या नहीं, और यदि न्यायालय करो उसको डांट फटकार लगाना या दबाव डालना सरकार को, तो वह भी इसी के कारण करती है। आधारभूत ढांचे का भी भाग है, व्याख्या भी करती है कि भाई देखते हैं यह विधि जो है आधारभूत ढांचे के मूल भावना के साथ है या नहीं, तो वह भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक इसका महत्वपूर्ण भाग है। 11वां क्या है, यह मानवाधिकार के आदर्शों से अभिप्रेरित है। सही बात है, मानवाधिकार में संपत्ति के बारे में बताया गया है, जीविकोपार्जन के बारे में बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, आवास के बारे में बताया गया है, पर्यावरण के बारे में बताया है। सारी चीज़ें जो है मानवाधिकार से संबंधित है, जो एक मानव को जीवित रखने के लिए आवश्यक शर्त होते हैं। तो ये 11वां पॉइंट भी इसी में इंक्लूड होगा। दूसरा देखते हैं, यह समाजवाद, हमने एक एक व्याख्या किया है कि कौन समाजवाद की मूल भावनाओं से कौन कौन सी बातें हैं, फिर लोकतंत्र से वादी से कौन कौन विचारधारा इससे मिलता है, गांधीवादी विचारधारा में कौन कौन से तत्व हैं,
पर्यावरणवादी विचारधारा में कौन कौन से तत्व हैं, संस्कृति सभ्यता से किस प्रकार से यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व जुड़ा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो समाजवाद में सबसे पहले आइए, फर्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। तो ये योजनाएं जितनी भी आप देखे हैं पंचवर्षीय योजनाएं, वही रूस से सोवियत संघ के से लिया गया था पंचवर्षीय योजना, और वही योजनाओं को पूर्ति करने के लिए यह लोक कल्याणकारी भावना से भी प्रेरित होने से यह समाजवाद उसी से भी प्रेरित है और उसी को लागू करने का यह प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक समानता लाने, जैसा कि पिछले बार में मैंने बताया कि लाने हेतु अंतिम कड़ी के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृत्ति इत्यादि जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो अंतिम कड़ी के बीपीएल कार्ड बनाना हो या पीडीएस हो, ये सभी चीज़ें जो है वो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए लाई जाती है। अभी मानधन योजनाएं भी, प्रधानमंत्री पीएम मानधन योजना प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें, मैंने फैक्ट का उल्लेख नहीं किया, पहले ही बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें राज्य समाजवाद से अभिप्रेरित है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की मूल भावना है। तीसरा पॉइंट, ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु वहाँ की संस्थागत ढांचा को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है, जैसे सामुदायिक कुटीर उद्योग, सामुदायिक विकास या कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषिगत अनुसंधान एवं संस्थाओं का विकास करना। चूँकि भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, अतः इसकी बुनियादी मजबूत ग्रामीण विकास से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि 70% आबादी गांव में रहती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण विकास पर यह केंद्रित है, इतने बड़ी जनसंख्या के विकास के लिए केंद्रित है। और इस प्रकार से ग्रामीण विकास का एक एक व्यक्ति, जब तक ग्रामीण कृषक जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक आधुनिक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए ग्राम को आधुनिक बनाना सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य है। चौथा, मजदूरों को, यह भी समाजवाद से संबंधित है कि मजदूरों को प्रबंध में भागीदारी, यह बहुत शुद्ध रूप से समाजवाद को यह परिभाषित करता है। फिर है पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे पिछड़े लोगों को सहायता प्रदान करना, यह भी सहायता शब्द समाजवाद से ही है। बच्चों महिलाओं जैसे कमज़ोर वर्ग को न्याय पहुंचाना, यह भी समाजवाद से ही है। सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमने पहले भी बताया, यह भी इसी से बिलोंग करता है। धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी एक हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में पूंजी संग्रहित ना हो, पूंजीवाद का विरोध करता है। तो वो भी इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है। दूसरा है लोकतंत्रवादी विचारधारा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल देता है, जैसा कि लोकतंत्र को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जनता इसमें भागीदारी ले, जनता अपने विकास में सुनिश्चित करे, उसके लिए लोकतंत्रवादी विचारधारा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया है। प्रस्तावना में लिखा ही है, हमारा शासन प्रणाली ना तो शुद्ध रूप से समाजवाद है, ना ही शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्रवादी समाजवाद, ये दो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये दो शब्द इसमें समाहित है। दूसरा, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। अनुच्छेद 50 शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर बल देता है, जो कि निरंकुश शक्ति को भी मान्यता यहाँ नहीं दी गई है। तीसरा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व को स्थापित करना, यह भी लोकतंत्रवादी मूल्य का ही प्रकृति है। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा। तो अम्बेडकर का भी विचारधारा इसमें है, जो कि SC ST के विकास, सबका विकास, इसमें अम्बेडकर को भी हम जोड़ सकते हैं। अम्बेडकर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ही प्रारूप तैयार किया था। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, वह इसी विचारधारा से भी प्रेरित है। दूसरा, सर्वोदय अर्थात सबका विकास, गांधीवादी से ही प्रेरित है। सर्वोदय, गांधी जी हमेशा सर्वोदय की बात करते थे, सबका उदय हो, सबका विकास हो। तीसरा, कुटीर उद्योग, चरखा भी उन्होंने बनाया, वो तो सिंबल था कि किस प्रकार से कुटीर उद्योग, ग्रामीण कुटीर उद्योग को मजबूती प्रदान किया जाए। पशुपालन, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक,
ये गांधीवादी विचारधारा से ही अभिप्रेरित है। चौथा, मादक पेय पदार्थ का निषेध होना। मादक पेय पदार्थ, गांधी जी बिल्कुल मादक युक्त मुक्त भारत का सपना देखते थे, इसलिए किसी भी प्रकार का नशीला मदपान वो स्वीकार नहीं किए। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी यही वो कह रहा है। शायद बिहार में इसी के कारण मद्य निषेध अधिनियम बनाया गया। पांचवा, संपत्तियों का सामूहिक हित में वितरण। सामूहिक हित में वितरण की बात हो रही है, तो सामूहिक हित में ऐसा नहीं कि पूंजीपति हो, सबको वितरण किया जाए, सबको संपत्ति गरीब और अमीर के मध्य खाई को समाप्त किया जाए, और संपत्ति का सामूहिक हित में वितरण, यह भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। बाल एवं महिलाओं के विकास, विशेषकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना भी इसका गांधी जी की शिक्षा नीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है। 7वां पॉइंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत की अवधारणा को मजबूत करना, ग्राम स्वराज की स्थापना, यह भी गांधीवादी विचारधारा से ही अभिप्रेरित है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे और गांव को कैसे विकास किया जाए वही गांधी जी हमेशा चाहते थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी है, ताकि आर्थिक व्यवस्था हो वह ट्रस्टीशिप पर हो, एक हाथ में व्यक्ति में केंद्रित ना हो, समुदाय पर आधारित हो। तो ट्रस्टीशिप भी गांधी जी का राज्य का नीति निर्देशक तत्व पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो कि विश्व शांति की बात करते हैं, अहिंसात्मक समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, वह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में समाहित है। पर्यावरणवादी भी विचारधारा इसमें है। 48 क में आप देखेंगे, प्राकृतिक पशु पक्षी जीव जंतु की रक्षा, साथ ही पर्यावरण की रक्षा कर पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया गया है। मानव जाति सभी जीव जंतु को बचाने का प्रयास किया गया है। वहीं संस्कृति सभ्यता की भी रक्षा, जो कि अब 49 में दिया गया है कि विरासत, विश्व भारत की जो विरासत है, ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रीय महत्व की संस्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, जिससे आने वाले पीढ़ी भारत के प्राचीन इतिहास का अवलोकन कर सके। अतः वह देश इसमें कहा सकता है, वह देश स्थिर और सशक्त होता है जिसकी इतिहास की नींव मजबूत हो। तो आज राज्य का नीति निर्देश तत्व का प्रथम क्लास है। मैं 3 चरण में इसे बांटा हूँ। कल मैं अनुच्छेद का मैं व्याख्या करूँगा, और परसों नेक्स्ट क्लास में जो है उसमें मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या संघर्ष हुए थे उसके बारे में व्याख्या करूँगा। आप लोग फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा पसंद आ रहा होगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे आप विश्वास होगा और मैं और भी काम करने में जो गतिशील होगा। इसलिए कृपया आप मुझे मदद करें। आप तो वो इस लॉकडाउन में ज्ञान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।